तो आप लोगों को मैं बता रही थी एक्सटर्नल एयर के ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को आपने याद रखना है कि ऑरिकल बेसिकली साउंड वेव्स की कलेक्शन कर रहा होता है और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है ये साउंड वेव्स की कंडक्शन कराता है। ठीक है, ऑरिकल से उठा के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है? मिडल एयर, मतलब टिम्पैनिक कैविटी जिसे हमने कहा है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बेसिकली कंडक्शन का काम करता है, ऑरिकल से लेके जाके नेक्स्ट मिडल एयर तक लेके जाना होता है। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो बेसिक मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है एक्सटर्नल एयर को किससे? मिडल एयर से, एक सेपरेशन बनाई हुई है। मिडल एयर की बात करें तो उसे हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। बेसिकली इसमें आप लोगों ने विंडोज याद रखनी है, दो विंडोज होती हैं जो कि एक राउंड विंडो होती है और एक ओवल विंडो होती है। इंटरनल एयर की बात करें तो कॉक्लिया आ जाता है और वेस्टिब्युलर अपरेटस। कॉक्लिया क्या होता है मुझे कोई बताएगा? इजी से डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने जो पढ़ी है, जल्दी से बेटा। किसी को नहीं पता? कुछ भी नहीं पता क्या? कोक्लिया जो होता है वो जो उसकी शेप होती है वो स्नेल की शेल की तरह होती है, और इसमें जो होते हैं ना रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्पाइरल ऑर्गन, इसका ऑर्गन ऑफ टाई कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। और यहाँ से जो उसकी कॉक्लियर नर्व निकल होती है वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के साथ अटैच होती है, एट किडनी नर्व, और फिर ब्रेन के पास जाके टेम्पोरल लोब में फिर हमारे पास सेंसेशन परसीव होती है हेयरिंग की। जी ठीक है। और बेटा आप लोगों ने जो चीज इसमें याद रखनी है स्ट्रक्चर लाइक एनाटॉमी की बात करें हम कॉक्लिया की, तो इसमें तीन ट्यूब्स याद रखनी है आप लोगों ने, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पना। ठीक है, तीन ये लेयर्स यानी ट्यूब्स हैं और दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। मेम्ब्रेन्स बेसिकली इसी के सेपरेशन के लिए होती हैं। जो स्केला वेस्टिबुला और मीडिया को मतलब पहली और दूसरी लेयर को सेपरेट करती है वो रिजनर्स मेम्ब्रेन होती है, और जो दूसरी और तीसरी मतलब मीडिया को और टिम्पेनाई को सेपरेट करती है वो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। तो दो मेम्ब्रेन्स और तीन ट्यूब्स या लेयर्स कह लें आप। सबसे पहले स्केला वेस्टिब्युलाe, फिर मीडिया और फिर टिम्पेनाई। और इनमें लिम्फ किस तरह से याद रखने हैं आप लोगों ने? वेस्टिब्युलाe में और टिम्पेनाई में पैरिलिम्फ होता है। ठीक है, और जो मिड वाली होती है स्केला मीडिया उसमें एंडोलिम्फ मौजूद होता है। और एंडोलिम्फ के लिए एमसीक्यू पूछा जाता है आप लोगों को कि एंडोलिम्फ में हाई कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम की और सोडियम की लो कंसंट्रेशन होती है, जबकि पैरिलिम्फ में पोटेशियम की कंसंट्रेशन लो और सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी मैम ट्यूब्स एक बार बताई है और मैंने? रिपीट कर दें। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया कि एक आपकी बुक में पैरिलिम्फ डिस्कस हुआ है और एंडोलिम्फ डिस्कस हुआ है, तो बिल्कुल ठीक डिस्कस हुआ है। याद कैसे करना है आप लोगों ने? वो जो तीन लेयर्स तो याद है ना आपको, ट्यूब्स लाइक स्केला वेस्टिब्युलाe, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाe। तो आपने उसी सीक्वेंस से चलना है कि जो पहली और तीसरी स्केला वेस्टिब्युलाe और टिम्पेनाe में मौजूद होता है लिम्फ वो होता है पैरिलिम्फ। ठीक है, और जो मिड वाली स्केला मीडिया में मौजूद होता है वो बेसिकली होता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ का एमसीक्यू पूछा जाता है कि एंडोलिम्फ में बेसिकली सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा और पोटेशियम की कम होती है, जबकि जो आपकी पेरिलिम्फ है उसके उसमें इसके ऑपोजिट होता है, पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन कम और सोडियम की ज्यादा होती है। ठीक है, और फिर आपको दो मेम्ब्रेन्स का पता होना चाहिए मैम कि रिपीट स्केला कर दें। वेस्टिबुलाe। सेम वही बोल रिपीट दिया ही तो आपने। की है। ऑपोजिट है क्या मैम। रिपीट? एंडलिस में सोडियम ज्यादा, एंडोलिम्फ पोटासियम। नहीं नहीं, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एंडोलिम्फ में, मैंने ये बोला है, और सोडियम की कम होती है, और इसके ऑपोजिट एंडोलिम्फ में होगा। क्या रिपीट करूं मैं? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैम मैम रिपीट इसका एंडो नहीं है कर। कि एंडोलिम्फ में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और पोटाशियम की कम, और पेरिलिम्फ में आपने कहा है कि सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है और पोटाशियम की ज्यादा, ऐसी ही है। नहीं नहीं बेटा, मैंने एंडोलिम्फ में बोला, नहीं बाय मिस्टेक हो गया होगा, एंडोलिम्फ में ही बोला मैंने तो पहले भी और अब भी। एंडोलिम्फ में आप लोगों ने याद रखना है ज्यादा होती है पोटेशियम की और सोडियम की कम। आपने सिर्फ एंडोलिम्फ ही याद रखना है। ठीक है, वो जो दूसरा है पैरिलिम्फ वो खुद याद हो जाएगा।
तो एंडोलिम्फ जस्ट याद रखना है आप लोगों ने, उसमें सोडियम बेसिकली कम होता है और पोटेशियम ज्यादा होता है। ये एमसीक्यू वैसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन पोटेशियम कंसंट्रेशन ना हर जगह पर आ जाती है, हर जगह पर। आप ब्लड बैंकिंग में पढ़े हो ना, ब्लड स्टोर हुआ है तो उसमें कौन सा आयन ज्यादा हो सकता है? पोटेशियम। पोटेशियम बेसिकली ना एक आपका इम्पॉर्टेंट आयन है। बेसिकली जब हम बात करते हैं केटाइन प्रिंसिपल केटाइन और एनाइन की, क्योंकि ये वहां पर भी इन्वॉल्व होते हैं दो आयंस, तो इसलिए इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। एंडोलिम्फ है, ठीक है, अब क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। तो आप लोगों ने 3 ट्यूब्स के नाम याद रखने हैं, 2 मेम्ब्रेन्स जो उनको सेपरेट कर रही हैं और 2 लिम्फ्स जो मौजूद होते हैं। पेरिलिम्फ की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सीएसएफ जैसी ही होती है, बस आयंस में डिफरेंस होता है कि उसमें पोटेशियम कम और सोडियम ज्यादा होता है। विच पार्ट ऑफ एयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस? सेमी सर्कुलर केनाज, ये तो हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर ऑसिकल्स? एयर ऑसिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? एयर ऑसिकल्स एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं, साउंड एम्पलीफिकेशन थोड़ी अच्छी कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं, मजीद उसको एम्पलीफाई करके बढ़ा देते हैं, ये काम कर सकते हैं ये। और कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कैसे याद रख सकते हैं आप? ऐसे याद रख लें, मिले अंकल से, मतलब मेलियस इंकस स्टेप्स। मेलियस के स्पेलिंग याद रखने हैं आप लोगों ने, क्योंकि आपकी जनरल एनाटॉमी में एक टर्म होती है मेलियोलस, उससे इसके रिजेम्बलेंस है, तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है? तो मेलियोलस तो आपकी, जब आप लोगों को मैंने सर्फेसिस पढ़ाई थी, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस और नॉन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, तो ट्रोकेंटर, ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी, मेलियोलस, हैमर्स, ये सारे हमने वहां पर पढ़े थे। तो ये एयर ऑसिकल तो एटलीस्ट नहीं है, आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, इनवॉलेंट्री रैपिड मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आप नहीं चाह रहे कि आपका आई बॉल मूव करे, लेकिन स्टिल वो कर रहा है, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपकी रैपिड मूवमेंट आपके आई बॉल की, कि आप चाह नहीं रहे वो फिर भी हो रहा है, तो ये निस्टेगमस सिचुएशन होती है, ठीक है? ये एक मतलब डिसऑर्डर है, ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, एक एबनॉर्मेलिटी, एक पैथोजेनेसिस है बेसिकली। इसमें क्यों ये हो रहा है ऐसे? आपका नहीं होता, मेरा भी नहीं होता, क्यों? वो तो फिर किन लोगों में होता है? बेसिकली जिनका वेस्टिबुलर अपरेटस डैमेज हुआ हो, या फिर जिनका ना कुछ इस तरह का फोविया रीजन में मसला आ रहा हो, डिस्ट्रक्शन आ गई हो। अब फोविया क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने इनर एयर में क्या पढ़ा है स्ट्रक्चर, और इनर आई में, सॉरी, 3 लेयर्स पढ़ी है ना, सबसे बाहर वाली फिब्रस, फिर मिड वाली, और उसके बाद इनर। इनर में क्या पढ़ा है हमने? Retina. रेटिना। तो रेटिना से अगर हम बात स्टार्ट करें, रेटिना के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि एक स्ट्रक्चर होता है मैक्यूला, ठीक है? मैक्यूला बेसिकली एक एरिया होता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया होता है। रेटिना का मिड बिल्कुल सेंटर होता है, वहां पर मैक्यूला होता है, और मैक्यूला के बिल्कुल मिड में फोविया सेंट्रैलिस होता है, ठीक है? और उस फोविया सेंट्रैलिस के अंदर पड़े होते हैं रोड्स और कोन्स, यानी कि हमारे फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना के अंदर मैक्यूला, मैक्यूला के अंदर फोविया सेंट्रैलिस, फोविया सेंट्रैलिस के अंदर, या फिर वो सारा बना होता है किससे? रोड्स और कोन से, ये आप कह सकते हैं, ठीक है? मैक्यूला का फंक्शन क्या होता है? विजन को डिटेल करना, एक्यूरेट करना, और बेसिकली जो फोविया का काम होता है वो विजुअल परसेप्शन को मजीद बढ़ाना, इक्विटी को बढ़ाना, इक्विटी को मजीद अच्छा करना, ठीक है? तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इनमें से फोविया में कोई मसला आ जाए, फोविया की डिस्ट्रक्शन हो जाए, या फिर आपके बाकी भी रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ आई से रिलेटेड नहीं, आपके कोई और भी स्पेशल सेंसेस के ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, तो चांसेस होते हैं निस्टेगमस के, ठीक है? ग्लूकोमा क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जी, ग्लूकोमा किसी को पता है? पहले मुझे ये बताएं अगर आपको पता है, अदरवाइज फिर मैं बताती हूँ। मैम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, सिंपल सी चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का ज्यादा हो जाना ग्लूकोमा को कॉज कर देता है। ग्लूकोमा बेसिकली, एक एमसीक्यू आप लोगों को दिया था एजिंग से रिलेट करके, ग्लूकोमा जरूरी नहीं होता कि एजिंग के साथ साथ ही हो, ये एक यंग बच्चों में भी हो सकता है, मतलब यंग जनरेशन में भी हो सकता है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि एक जेनेटिक के रिसर्च के लिए एक स्टूडेंट ने पूरी एक फैमिली को ढूंढा था, तो उस पूरी फैमिली के बच्चों में ग्लूकोमा था, छोटे छोटे, एक 3 साल का बच्चा, 5 साल का, 8 साल का, उसकी मदर, उनकी मतलब फैमिली में दूर दूर से लेके करीब करीब तक
अभी तक जो प्रोजेनी चल रही थी, सभी की आंखें एक ही जैसी थी, बिल्कुल एक ही जैसी। यानी कि वो ग्लूकोमा उनकी जनरेशन में चल रहा था। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं आप लोगों ने सोचना कि जैसे कैटरैक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये बुढ़ापे में मोतिया उतर आया। कैटरैक्ट बेसिकली एक अलग चीज है, तो वो उसे हम रिलेट कर सकते हैं एजिंग के साथ, वो ज्यादा उससे एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ग्लूकोमा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एजिंग के साथ साथ होगा। स्ट्रैबिस्मस क्या होता है? स्ट्रैबिस्मस में आपकी आईज स्क्विंट हो जाती है, ठीक है, स्क्विंटिंग आईज हो जाती है। और एनिसोकोरिया क्या होता है? एनिसोकोरिया में आपके प्यूपल्स दोनों जो है आंखों के, वो बराबर नहीं रहते। तो फिर मतलब ऑफ कोर्स आपकी आई साइड जो होगी टिल्टेड आई होगी। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आप लोगों को, बस जैसे मैंने वन वर्ड डिस्क्रिप्शन में बताया, मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई। आप भी इतना एटलीस्ट रखें कि आप वन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकें, या रिमाइंडर आ जाए आपको। दिस मसल एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी टू अपर आईलिड एंड रेजिस आईलिड। तो पाल्पेब्राई का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताएं पहले। पाल्पेब्राई कब आता है? किस स्ट्रक्चर के लिए हम इसे बोलते हैं पाल्पेब्राई? आईलेट के लिए। जी शाबाश, आईलिड्स के लिए पाल्पेब्राई बोला जाता है। और ये लिबेटल पाल्पेब्राई सुपेरियस कहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस? बेटा ये मैंने मस्क्यूलोस्केलेटल के चैप्टर में से आपको एमसीक्यू दिया। आपके वहां पर जो मसल्स हैं, फेस के मसल्स, हेड के मसल्स, नेक रीजन के मसल्स, बैक के मसल्स, लोअर लिम के मसल्स, अपर लिम के मसल्स, वहां पे जो सारे मसल्स डिस्कस है, उसमें आपके फेस के भी मसल्स डिस्कस है। उसमें लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियस है, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूला है, मेजिटर मसल है, और भी आपके फेस के मसल्स हैं जो मैंडिबल, मैक्सिला वगैरह को वो कर रहे हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी ने आज ये काम किया है कि जब आप आई पढ़ रहे हैं, आई के मसल्स पढ़ रहे हैं, आपको वो याद आया कि हमारे उस चैप्टर में भी वो मसल्स हैं, तो हम वहां से भी एक बार रिवीजन करें, रिलेट करें। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया तो उसकी तैयारी मेरी नजर में 100% जा रही है। अगर आपको इतनी मतलब कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमने रिलेट करके पढ़ना है, ये वर्ड यहाँ आया है और उसके बाद इस चैप्टर में आया है, तो जब वो चैप्टर पढ़े फौरन वो वाला चैप्टर खोलें। तो ये आदत बनाए, अपनी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होगी आप लोगों की। इस तरह से फर्स्ट ईयर के बाद नहीं, फाइनल ईयर के बाद भी आपकी एनाटॉमी ऐसी की ऐसी ही रहेगी अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियस बेसिकली मसल होता है। इसके लिए सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, आप लोगों को पता है 6 मसल्स हैं। हमने जब क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी 12, तो हमने उसमें भी डिस्कस किया था तकरीबन 4 नर्व्स थी, वो मसल्स आई के मसल्स को मूव कराती थी। मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। नाम कैसे याद करने हैं? अगर नाम सीक्वेंस से याद हो जाएंगे, इनके एक्शंस और इनकी सप्लाईज खुद ब खुद याद हो जाएंगी। सप्लाईज आप लोगों ने पहले याद की हुई हैं। तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मिल सीसी मतलब SI, जैसे आपने याद रखा था ना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट, फोर्स का SI यूनिट क्या है, प्रेशर का SI यूनिट क्या है। तो मतलब 2 बार आपने SI लगाना है और उससे पहले ML। ML मतलब M मतलब आपके मीडियल रेक्टस मसल, 4 आपके रेक्टस होते हैं और 2 ओब्लीक होते हैं। तो ML SI से कैसे याद रखना है? मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, फिर ऐसा आ गया मतलब सुपीरियर रेक्टस, फिर इंफीरियर रेक्टस। बस 4 मसल्स रेक्टस वाले होते हैं और 2 आखिरी जो SI हैं वो ओब्लीक होते हैं, मतलब सुपीरियर ओब्लीक और इंफीरियर ओब्लीक, ठीक है। और हमने इनकी क्रेनियल नर्व्स की सप्लाई कैसे याद रखी थी, कोई मुझे बताएगा? अभी 2 दिन पहले ही आपका टेस्ट हुआ है, इतनी जल्दी ना भूला करें बेटा जी, किसी को भी नहीं याद। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने याद रखना है ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो आपकी थर्ड नर्व होती है, वो आपके बेसिकली 4 मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। जो ट्रॉक्लियर होती है, चौथी फोर्थ वाली ट्रॉक्लियर नर्व, वो एक को कर रही होती है, और जो 6th वाली होती है अब्ड्यूसेंट, वो एक को कर रही होती है। वो जो थर्ड वाली है वो किन 4 को कर रही होती है? वो आपके स्पीरियर, मीडियल और इंफीरियर रेक्टाई, मतलब 3 रेक्टाई मसल्स को और एक इंफीरियर ऑब्लिक वाले को कर रही होती है। अब रह गया एक रेक्टाई और एक ऑब्लिक, ठीक है। तो जो फोर्थ वाली होती है ट्रोक्लियर नर्व, वो सुपीरियर ऑब्लिक को कर रही होती है, जब ड्यूसेंट होती है वो लेटरल रेक्टस को कर रही होती है। बाकी तो 3 रेक्टस को ऑक्यूलोमोटर ने कर दिया था। अब जल्दी से रिपीट करें, ऑक्यूलोमोटर किन 4 को कर रही है? Medial rectus, superior rectus, inferior rectus, and inferior oblique.
जी शाबाश। और ट्रोक्लियर नर्व किसे कर रही है? फोर्थ वाली। superior oblique, और जो एब्ड्यूसेंट है सिक्स्थ वाली। lateral rectus, ठीक है, शाबाश बेटा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह से ये क्रेनियल नर्व्स के साथ ही अब आप लोगों ने जिस दिन भी क्रेनियल नर्व पढ़नी है, आपने फौरन ये आई वाला जो आप लोगों के रोस्टन विल्सन में टेबल बना होगा, वो वाला टेबल फौरन खोलना है। जब आप लोग स्पेशल सेंसेस की ये आई पढ़ रहे होंगे, फौरन आप लोगों ने क्रेनियल नर्व्स का खोलना है और मस्क्यूलोस्केलेटल वाला खोलना है, ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रिपेयर हो। तो ये आप लोगों के 6 मसल्स हैं, सीक्वेंस वाइज याद रख लें, MLSI से। और क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस तो आप लोगों को पहले याद है। अब इनके एक्शंस आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपने MLSI से याद रखा है, तो आप लोग यूं याद रखें, एक बार सीक्वेंस वाइज याद रखें, अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। जो सबसे पहला मसल था मीडियल रेक्टस, वो इनवर्ड कराता है, जो दूसरा है वो आउटवर्ड कराता है, आई बॉल की रोटेशन। तीसरा वाला अपवर्ड कराता है, चौथे वाला डाउनवर्ड कराता है, मतलब नीचे ऊपर, एक नीचे करा रहा था, एक आउटवर्ड, आउटवर्ड से मुराद बाहर की तरफ करा रहा था, मतलब अंदर बाहर और ऊपर नीचे। इस तरह से याद रखना आसान रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर सिर्फ ये वन लाइन MCQ आए कि आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा मसल अपवर्ड मूव करा रहा है, 6 मसल्स हैं, तो ऑफ कोर्स एकदम से माइंड से स्किप होने में टाइम नहीं लगता, हो जाता है इंसान से। ऑफ कोर्स इतनी शार्प मेमोरी किसी की भी नहीं होती, और इतना सिलेबस आप लोगों के माइंड में होता है एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का, तो अक्सर इस तरह मिक्सअप हो जाता है। तो आपने याद रखना है इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। मसल्स की सीक्वेंस को किस तरह याद रखे आप लोगों ने, नाम बताएं जल्दी से मुझे, जल्दी जल्दी बोले बेटा। MLSISI, MLSI, अब नाम बोले ना, ये तो निमोनिक था। मीडियल रेक्टस, lateral rectus, superior rectus, inferior oblique, inferior oblique, चलें शाबाश। अब इन इसी सीक्वेंस के साथ बस आपने इनवर्ड आउटवर्ड, मतलब अंदर बाहर, इनवर्ड हम अंदर वाली तरफ कहते हैं, आउटवर्ड बाहर वाली तरफ, तो अंदर और बाहर, फिर अपवर्ड मतलब ऊपर और नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। और जो आखिरी 2 ओब्लिक्स वाले हैं, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, उनको उनके दो दो फंक्शन है, मतलब जो सुपीरियर ओब्लिक होता है वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड दोनों करा सकता है, और नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाला होता है वो अपवर्ड और आउटवर्ड दोनों करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेटा थोड़ा तरीके से याद किया करें, आप लोगों को याद है लॉन्गेस्ट एक्सट्रिंसिक मसल आपकी आई का कौन सा होता है? जो सबसे लास्ट वाला इंफीरियर ऑब्लिक मसल, अभी हमने बोला था MLSI में वो जो सबसे लास्ट वाला आई था इंफीरियर ऑब्लिक, ये आपका, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, ये तो शॉर्टेस्ट होता है। सेकंड लास्ट जो होता है वो सुपीरियर ऑब्लिक आपका लॉन्गेस्ट एक्सट्रिंसिक मसल होता है, और इंफीरियर ऑब्लिक जो होता है शॉर्टेस्ट मसल होता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट आप लोगों को याद रखने हैं। Dash lines the posterior fifth-sixth of inner surface of sclera and it is very rich in blood vessels and is deep chocolate brown in color। तो ये तो आप लोगों की बुक की ही लाइन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो क्या आंसर है इसका बताएं? choroid, कोरोइड। और ठीक है। रेटिना इज सप्लाइड बाय आर्टरीज विच इज ब्रांच ऑफ, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई एओर्टा, एओर्टा में मैंने आपको पढ़ाई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एओर्टा में नहीं पढ़ाई, बेसिकली हेड और नेक के सप्लाई में पढ़ाई कि एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड में हमने इतनी सारी 8 से 9 आर्टरीज पढ़ी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, इतनी ज्यादा आर्टरीज पढ़ी जो कि साथ ही अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही थी। जब हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी, तो उसमें हमने पढ़ा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बेसिकली ब्रेन को सर्कल ऑफ विलस यानी सर्कुलस आर्टरी रोस्टर्स को बेसिकली सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन उसके साथ ही आप लोगों ने बेटा एक और लाइन पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था और वो आपकी बुक में भी मौजूद होगी, कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सर्कल ऑफ विलस की तो मेन कंट्रीब्यूटर है, ब्रेन को बना रही है, ब्रेन की सप्लाई के लिए जरूरी है, लेकिन ये आई नोज फोरहेड मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई करती है। तो वहीं से आप लोगों ने याद रखना है कि एक ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है एक ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी के फर्दर जो ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं आपकी
आई को, रेटिना को। उसमें सिलियरी आर्टरीज होती हैं और रेटिनल आर्टरीज। रेटिनल भी कौन सी? सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज। ठीक है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वो लाइन आपने याद रखनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल ऑफ विलस को ही नहीं सप्लाई करती, बल्कि वो आपके फोरहेड, आई, नोज के भी स्ट्रक्चर्स को अपनी आर्टरीज के थ्रू फैसिलिटेट करती है। कभी साइनसिस जहाँ पे आ जाए, विनस साइनसिस, तो एक्सटर्नल इंटरनल में कंफ्यूजन में भी आपको हो सकती है, लेकिन आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल की 8 से 9 हमने श्योरिटी के साथ पढ़ी थी, उसमें आईज हमने कहीं भी नहीं इस तरह से देखी थी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में वो वर्ड आ गया है कि फोरहेड, आई और नोज। डीप वेनस साइनसिस की तरफ आपका माइंड कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो साइनस है। साइनस में हमेशा ड्रेनेज होती है, कभी सप्लाई थोड़ी हो सकती है। तो इसमें कभी भी सप्लाई नहीं होगी, इसमें तो सारी वेन्स जो हैं वो ब्लड लेकर वापस गिरेंगी, ड्रेन करेंगी। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन भी एक वेन है जो कि ड्रेन कराती है। पैपिला विच डू नॉट कंटेन टेस्ट बर्ड्स, कौन सा टेस्ट बर्ड है जिसमें कौन सा पैपिला है जिसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ टंग की सरफेस को रफन करने के लिए और मजीद मजबूती और ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए मौजूद होता है। जी, कौन सा पैपिला ऐसा होता है? फिलीफॉर्म। और अगर मैं आपसे कहूँ कि टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ मौजूद